वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है सेहत से रिलेटेड, क्योंकि 10 अप्रैल को आलमी यौम सेहत मनाया जाता है। इसी से रिलेटेड हम सेहत के टॉपिक से रिलेटेड हम जो आज टॉपिक लाए हैं वो है होम्योपैथिक पर। होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी क्या एलोपैथी से मुख्तलिफ है, कौन सा तरीक़ा इलाज ज़्यादा मौसर है। हर तरह के इलाज होते हैं, यूनानी इलाज होता है, कुछ हकीमी इलाज होते हैं, हर तरह के इलाज की तरफ लोग जाते हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ भी जाते हैं, लेकिन जो होम्योपैथिक है वो एक बहुत सेफ़ और कुदरती तरीक़े इलाज है। बिल्कुल ऐसा ही है। और होम्योपैथी के हवाले से बड़ा एक मशहूर जो जुमला ये है कि वो मरीज़ की जो अलामात होती है ना, जो उसको कोई ऐसी बीमारी हो जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो, कोई अलामात के चेहरे के ऊपर कोई सूजिश हो जाना या फिर लाली जो है वो आ जाना या फिर बालों का गिर जाना, कोई भी ऐसी चीज़, उसके ज़रिए जो है वो तशख़ीस की जाती है ज़्यादातर। और फिर इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बड़ा मलूज़ ख़ातिर रखा जाता है कि वो कहीं से कम ना होने पाए। तो आज हमने कहा कि आज इसके ऊपर बात करते हैं और एक ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जिसका ताल्लुक़ होम्योपैथी से हो। लेकिन जब हमने ज़्यादा डीप डिगिंग शुरू की तो आज हमें मौका मिला एक ऐसे शख्स को यहाँ पर बुलाने का कि जिसने होम्योपैथी के अंदर तो मौरूसी तौर पर अपना नाम जो है वो बनाया है और बड़ी इसके अंदर जो जिद्दत आती रही उन चीज़ों को भी आगे रखा अपने पेशेंट्स के। लेकिन मीडिया के अंदर 2 दहाइयों से ज़्यादा का जो अरसा है वो गुजार चुके हैं और एक बेहतरीन, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन एक शाहकार होता है ना मीडिया का, तो वो प्रोड्यूसर रहे हैं, बेहतरीन प्रोड्यूसर। बड़े बड़े नामों के साथ जो है वो उन्होंने काम किया और बड़े बड़े नाम इंट्रोड्यूस कराए हैं। न सिर्फ इंट्रोड्यूस कराएं बल्कि बड़े बड़े आइडियाज़, रमज़ान ट्रांसमिशंस हों, मॉर्निंग शोज़ हों, इन तमाम आइडियाज़ को पूरे एशिया के अंदर रिकग्नाइज़ कराने वाली शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। न सिर्फ ये बल्कि आज के दौर के अंदर वो क्या कर रहे हैं, तो इसका भी मेरे पास जवाब है। बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो आजकल जेनज़ीज़ हैं, जो नई जनरेशन है, उसको एथिक्स भी सिखाते हैं मीडिया की और करंट अफेयर्स के ऊपर भी उबूर हासिल करने के अंदर उनकी मदद करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, और इनका नाम आपने बड़े बड़े टीवी ट्रांसमिशंस के अंदर IFB जब लगती है ना जैसे हमारी, तो उसके अंदर एक नाम बड़ा गूंजता था, क्योंकि ये तो बिहाइंड द कैमरा होते थे और जो फ्रंट कैमरा पर होते थे साहब और जो शख्सियात होती थी उनमें बहुत सारे नाम हैं, आगे चल के लेंगे, वो नाम बार बार कोट किया करते थे। तो ये वो नाम है जो मैं आज कोट कर देता हूँ, सैयद अली इमाम। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप तो माशाल्लाह बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी हैं। इतनी सारे प्रोफेशंस को एक साथ लेकर कैसे चलते हैं और किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हैं? एक तो पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इस चैनल का, कि मुझे मौका दिया कि मैं आ सकूं और कुछ बात कर सकूं। बेसिकली हज़रत अली का एक कौल जब मैंने पढ़ा तो, और ये वो वक्त था जब मैं बड़ी मतलब एक मंझधार होता है ना कि आप अप एंड डाउन आपकी ज़िंदगी में आ रहे होते हैं, तो आपने फरमाया था कि किसी भी शख्स का जो हुनर है, जो उसका जौहर है, वो हालात के पलटों में खुलता है। वाह वाह वाह। अगर वो कोई खातून हो चाहे वो मर्द हो, जब तक उसके ऊपर हालात नहीं आते हैं तो उसकी जो इनर, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो क्वालिटीज़ दी हैं, हर इंसान एक क्वालिटी के साथ पैदा हुआ है। अच्छा, अब अगर उसने उस चीज़ को रिफाइन कर लिया, उसको अच्छे मेंटोर्स मिल गए, तो बता देते हैं कि भाई बिलाल साहब आप इस चीज़ के लिए तशरीफ़ लाए थे क्योंकि आपका मिजाज इसके मुताबिक है। तो हर इंसान जो, जिसको कहते हैं हम कि यार मुझे बड़ा पैशनेट हूँ और मुझे अपने जो डोमेन जो पसंद है उससे रिलेटेड जॉब मिल गई, ठीक है, तो जिस शख्स को उसका हम ख्याल, हम सफ़र मिल गया तो क्या ही बात। वाह वाह, ये तो घर से ही शुरू हो गया सफर ना फिर तो। और जिसको अपना हम ख्याल काम मिल गया तो क्या ही बात, फिर वो कभी बीमार नहीं होगा। पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन। एग्जैक्टली। हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने जॉब को, वी लाइक आवर जॉब, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट लव देयर जॉब। बस काम चल रहा है। द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योर जॉब तो आप बीमार नहीं होंगे, आप वक्त से पहले मौजूद होंगे। और खुद को मसरूफ रखना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये आपको जो है ना डिप्रेशन और दूसरे और बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि आपने वो हालात की जो बात की, अगर हालात आते हैं तो आजमाइशें भी उसके साथ आती हैं, लेकिन आप उससे उसी वक्त टैकल कर सकते हैं जब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में खुद को इंगेज करके रखते हैं और हर चीज़ में एक्सेल हासिल करना, ये भी आपकी बहुत बड़ी काबिलियत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एक वक्त था जब हमने काम शुरू किया, ऑब्वियसली हम नौमौलूद थे,
चीज़ें सीखी, बड़ों से सीखी, इवन आज तक सीख रहे हैं। मेरी जब पहली दिन क्लास होता है बहरिया में कहीं पे भी, तो जो सामने बच्चे बैठे होते हैं, लाजमत है उनका और आपके एक्सपीरियंस में फ़र्क होता है ना, फ़र्क होता लेकिन आप यकीन कीजिए मैं हमेशा जाके कहता हूँ कि देखो मैं एज अ टीचर नहीं आया हूँ, मैं एज अ फैसिलिटेटर आया हूँ। अच्छा, एक ब्रिज बना देते हैं अपने और उनके दरमियान। मैं सहूलतकार हूँ। वाह वाह वाह। एक ज़माने में तो बहुत खूबसूरत जुमला। नेगेटिव यूज़ करते थे ना, सही बात है। लेकिन बेसिकली हम सब इस दुनिया में अभी भी तो पाकिस्तान भी तो फैसिलिटेटर बना हुआ है। फैसिलिटेटर बना हुआ है ना, देखें कितना और नाम हो रहा है। कितनी खूबसूरती की बात है कि इतना अच्छा मौका है आज का कि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर के अंदर रोशन हुआ है। Exactly. और आप भी आ गए जो रोशन सितारा है हमारे लिए। अली भाई थोड़ा सा सेगमेंट वाइज कर लेते हैं क्योंकि आपके पास चीजें बहुत सारी हैं। वक्त हमारे पास दामन वक्त में जो है ना गुंजाइश मुझे पता है कि कम हो गई, दामन तार तार हो जाएगा। आप चले जाएंगे, हम बैठे रह जाएंगे हाथ पे हाथ रख के। अली भाई पहले जरा होम्योपैथी पर आ जाते हैं क्योंकि उसके बाद जो टॉपिक है मीडिया का वो तो मुझे छेड़ना है। ठीक है। आप और मीडिया की बात ना हो नहीं सकता। होम्योपैथी मेरे वालिद साहब, वालिद के वालिद साहब यानी कि दादा जान, हमने बचपन से देखा कि होम्योपैथी को ज़्यादा वो प्रेफर करते थे और एलोपैथी को जो है वो थोड़ा सा गुरेज करते थे। ऐसा नहीं कि कोई इसके अंदर कबाहत है, लेकिन वो गुरेज किया करते थे। ज़रा मैं जानना चाहूँगा होम्योपैथी में और एलोपैथी में ज़रा सा डिफरेंस समझाएं, क्योंकि आज के जो नौजवान हैं उनको होम्योपैथी तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, या उसको लतीफ़े के तौर पर इस्तेमाल किया। हाँ, वो बहुत हेल्थ डे जो है ना बेसिकली, तो मैं ये अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ और सामीन को कि हनीमैन जिन्होंने होम्योपैथी इजाद की मौजिद थे, उनका भी 10th ऑफ दिस मंथ डे बनाया जाता है, हनीमैन डे। जी हाँ, 10 अप्रैल है। अच्छा, जिस ज़माने में वो पैदा हुए 1755 10 अप्रैल, तो उस वक्त उन्होंने जब 15 बरस की उम्र के बाद पढ़ाई शुरू की, जी, तो वो मेडिकल की पढ़ाई थी। ओके। अच्छा, जिस चीज़ ने उनको तंग किया वो ये हुए कि यार ये कैसा इलाज है जो बीमारी से ज़्यादा तकलीफ दे। अच्छा, उनको ये चीज़ तंग करती रही कि बीमारी से ज़्यादा, जो कि आज भी हम देख रहे हैं कि जो कैंसर के पेशेंट या जो कीमो की तरफ जाते हैं जब या इवन के चले कोई भी सर्जिकल के बाद, अभी मैं आज एक पढ़ रहा था अखबार में कि कोई वेल नोन शख्सियत है कि ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और अब वो बेचारे आईसीयू में है। तो ये कैसा इलाज हुआ कि जिसमें बीमारी से ज़्यादा इलाज तकलीफ दे है। अच्छा, उस ज़माने में लीच करवाया जाता था, ब्लड लीचिंग होती थी, इंड्यूस करवाया जाता था वोमिट को, कि आदमी 12-15 वोमिट करे ताकि अंदर का जो उसका टॉक्सिन जा निकल सके। तो इन तरीकों में तो इंसान बेचारा अधमुआ होकर मर जाता था। सही बात है। यहाँ से उन्होंने जब चीज़ों को देखना शुरू किया तो उन्होंने एक चीज़ जो कि उनके वालिद ने, बहुत सारे होम्योपैथ्स को नहीं पता होगा, जो एज अ बच्चा जब हम कहते हैं ना कि जब परवरिश हो रही है तो क्या चीज़ आपने बताई, तो उन्होंने तरबियत में क्या कहा कि बेटा देखो तुम दुनिया में आए हो तो तुम कोई मसरफ लेके आए हो। ठीक है, ये उस वक्त उनके वालिद ने उनको कहा, और उन्होंने कहा कि हर इंसान की अपनी डिग्निटी होती है, तो तुमने दूसरे की इज्जत का ख्याल करना है। वेरी गुड। और कोशिश करो कि जिस लेवल पे तुम समझ सकते हो उसकी तकलीफ को दूर कर दो। तो आप जब होम्योपैथी को लेके आए तो आपने कहा कि जो बीमारी है, मैं इसको बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूँ, कि जो बीमारी है वो बेसिकली तुम्हारी रूह में रिजाइड करती है। कितनी अजीब बात है। सही बात है। तो लोगों ने कहा हुजूर ये बीमारी जो हमें सामने पैथोलॉजी नजर आ रही है ये क्या? उन्होंने कहा दिस इज नॉट डिजीज, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ डिजीज। अच्छा, बहुत गहरा जुमला है। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजीज। अगर तुम्हें रेनल कैलकुली हो गई है, जीआईटी इशू है, तुम्हें वॉमिट आ रही है, ये सब प्रोडक्ट है। अब बीमारी रूह में रिजाइड करी तो बीमार कैसे हुए आप? बैक्टीरिया और पैथोजेंस बीमार होने के बाद क्रिएट होते हैं, पहले से नहीं होते हैं। अच्छा, तो बीमार कैसे होते हैं? बीमार ऐसे होते हैं बिलाल भाई कि अली इमाम साहब जा रहे हैं रोड पे, गाड़ी की टक्कर लगी, एक आदमी उतरा और उसने जो है अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। मेरे साथ मेरी अहलिया और मेरे बच्चे बैठे हुए थे। उसने मुझे गिरबान से पकड़ के बाहर निकाला, मैंने अपने बच्चों के सामने ह्यूमिलिएट हुआ, और इस चीज़ ने मुझे और ये एग्जैक्टली एक स्टोरी है जो आदमी एक आईसीयू में भी गया। तो ये क्या चीज़ें थी? इसमें पहले मेरे दिलो दिमाग, हर वो चीज़ जो आप बुरी देखते हैं, बुरी सुनते हैं, जो आपके दिलो दिमाग पे असर करती है, उसके बाद वो चीज़ काउंसलिंग नहीं हो पाती। आजकल हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई थपकी देने वाला नहीं है। हमेशा लोग कहेंगे बिलाल तुमने ये आज इंट्रो दिया था ना, इसमें ये मसला था, तुम ये क्यों नहीं कह सकते थे कि यार बिलाल बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया, हाँ इस चीज़ को ज़रा सही कर लेते। एप्रिसिएशन कहीं खो गया है, खो गया। वर्ड्स का सही इस्तेमाल। हमारी जो रूह है ना, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो दो चीज़ों के लिए बनी है। बाय डिफ़ॉल्ट किन चीज़ों के लिए? एक एप्रिसिएशन और एक अटैचमेंट। गले लगा लेना, माथे पे बोसा देना, हाथ पकड़ना,
कंधे पे बहुत रख प्यारी, के देना। बहुत प्यारी बात। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी लेवल को ऐसा बूस्ट करते हैं कि क्या दवाई करेगी। अच्छा। इसीलिए हमारे यहाँ हैनीमैन ने कहा अ वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड, जब मुझे समझ में नहीं आया। तो आज जब मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ ना, तो मैं अपने मरीजों को जो पहली मरतबा आते हैं उनको आधा घंटा देता हूँ, तो दूसरे कहते हैं डॉक्टर साहब आपने इतनी देर लगा दी। बहुत टाइम लगा दिया एक फिर पेशेंट। जब वो जा रहे होते तो मैंने कहा आपको कितनी देर लगी, क्योंकि एक इंसान जो आके आपके पास बैठा है, जब तक आप उससे कनेक्शन डेवलप नहीं करेंगे तो आप करेक्शन कैसे करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कनेक्शन से आपकी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे एलोपैथी में तो आप डायग्नोसिस करते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, डिफरेंट और तरीके होते हैं। होम्योपैथिक में किस तरह से डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप बड़ी तक के जाते खूबसूरती से मुझे मेरे सवाल की तरफ वापस लाइए। हम निकल गए थे। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि दे आर ट्रीटिंग द स्कैन एंड वी आर ट्रीटिंग द मैन। हैं? अच्छा। दे आर लुकिंग फॉर द नंबर्स एंड वी आर लुकिंग फॉर द सिम्टम्स जो जाहिरी तौर पर जो कि उस बंदे में है। तो हम ये कहते हैं कि वी आर नॉट ट्रीटिंग द डिजीज, वी आर ट्रीटिंग द पर्सन हु इज हैविंग द डिजीज। अच्छा। कि हम जो है मर्ज के बजाय मरीज का इलाज करते हैं। तो अगर एक शख्स आके बैठा है और उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे देखिए चेहरे पे रेडनेस आ गई है, जी जी जी, ठीक है, और यहाँ पे पैचेस बन गए हैं, तो एलोपैथिक उसको सोरियासिस डर्मेटाइटिस का नाम दे देगा। मैं कहूँगा ठीक है, यहाँ तक मेरे लिए ये जो नेम है लेबल्ड ये काफ़ी है। लेकिन मेरा जो मास्टर था उसने कहा था कि तुम्हें अगर सही क्योर करना है तो तुमने देखना है कि फोर्स ऑफ डिजीज़ क्या है। यानी कि वो शख्स जब वो कह रहा है कि मुझे ये सब कुछ हुआ, तो तुम एक सवाल क्यों नहीं पूछते हो, हुजूर ये आपको अगर 2 साल पहले हुआ तो आसपास कोई ऐसा वाक़या डेवलप हुआ था? जी डॉक्टर साहब मेरी बहन थी जिससे मैं बड़ा प्यार करता था, उसका इंतकाल हो गया। ये आपको ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई ट्रॉमा पीछे होगा। मिलेगा। और ख़ास तौर पे हमारे एक बुजुर्ग कहते थे कि कैंसर जो है वो अपने गम का इजहार ना करना है। अच्छा, जब आप अपने गम को अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब करते, देखिए हम जो जितने भी लोग हैं ना, मैं अक्सर स्कूल में जाता हूँ, मैं आजकल बच्चों पे और पेरेंटिंग पे बहुत काम कर रहा हूँ, तो उसमें जो है ना मैं IPRs के ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ। एक बच्चा जो रिकरेंट बीमार हो रहा है, रिकरेंट उसको कफ हो रहा है, तो मैं पता है क्या सवाल करता हूँ माँ बाप से, घर में बताएं क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब घर में बच्चा बीमार हो रहा है, आपके और शौहर के बीच में क्या चल रहा है? मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। एग्जैक्टली। एनर्जी जो है ना, आप एक चीज नोट कीजिएगा, आप दोनों, हम सब मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, हम सब हिजरत करते रहते हैं, कभी किस चैनल कभी किसी चैनल। सिर्फ एक चीज नोट कीजिएगा कि किसी चैनल में आपको बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी जबरदस्त सिंपैथी एनवायरनमेंट मिलेगा। कहीं पे ना हर कोई बड़ा सहमा हुआ बैठा होगा। वो जो वहाँ की जो अपर लेवल का जो इंसान है ना, जो CEO कैलेंडर, अगर वो बहुत एक माइल्ड आदमी है, हर किसी का ख्याल रखता है, तो आपको वो एनर्जी हर कोने में नजर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस घर में अब्बू जान डोमिनेटिंग होंगे, हर तरफ एक डंडा उठाए खड़े होंगे, तो बच्चा आपको मेरे क्लिनिक में आके ऐसे बैठा होगा। और जो आउटगोइंग होगा ना, मुझे बच्चे के आने से पता चल जाता है कि मियाँ बीवी में रिलेशनशिप कैसा है। मुझे तो लग रहा है कि आप इन सारे प्रोफेशंस के साथ साथ फिर माइंड साइंसेस की तरफ भी आपका रुझान है, अच्छा, क्योंकि आपकी ज़्यादातर कन्वर्सेशन इसी ऑरा से रिलेटेड। असल में मैं आपसे अर्ज करूँ, होम्योपैथी इज बेसिकली अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच। हम यहाँ से शुरू होते हैं तो हम फिजिकल पे आते हैं। सही बात। और हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि लोग ये सुन के ये ना समझें कि डॉक्टर साहब जो है वो सिर्फ इमोशन ही सुन के जो है दवाइयाँ देते, नहीं। मेडिकेशन भी होती है, मेडिकेशन होती है और वो प्रेजेंटेशन पे होती है। अच्छा। प्रेजेंटेशन पे होती है, मोडालिटीज पे होती है, और उसके सिम्टम्स के ऊपर होती है, उसकी लोकेशन के ऊपर होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेशेंट आया, उसके दोनों नीज में है और दोनों जॉइंट में, तो मैं बड़ी अजीब बात देख रहा हूँ कि यार बाइलेटरल इसके नीज में भी है, तो यह इसका सारे जॉइंट्स अफेक्टेड हैं, तो उसकी दवा मुख्तलिफ होगी। अच्छा। फिर अगर वो कहता है कि मेरा बच्चा रात को 3 बजे जाग जाता है और सुबह 5 बजे सोता है, उसकी दवा अलग है। और अगर कोई कहता है कि 5 बजे उठता है और 7 बजे जागता है, उसकी दवा अलग है। और ये सब प्रूव हुआ है 200 साल पहले ह्यूमन बींग्स पर। तो अगेन जो सवाल था, डिफरेंस, एक तो स्कैन का मैंने बताया, ठीक है, डायग्नोसिस का बनाया, हम प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ हर मरीज डिफरेंट है, तो हमारे यहाँ फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में हम एज अ होम्योपैथ वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट ऑन द प्रोटोकॉल्स ऑफ एलोपैथिक। अच्छा। ये मतलब कंपैरिजन आ गया। हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आती हैं आपके पास, तो हम फिर रिपोर्ट्स आप आती हैं और हम क्या करते हैं, हम सिरप लिख रहे हैं, हम टैबलेट लिख रहे हैं, और हम वही कॉम्बिनेशंस लिख रहे हैं।
सही। जबकि हनीमैन ने कहा था कि हर आदमी मुख्तलिफ है, उसकी हर दफ़ा डिफरेंट होगी, चाहे वो एक ही बीमारी लेके आए। अली भाई एक सवाल है, होम्योपैथी और एलोपैथी को आपने ज़रा सा एक आखिरी जुमले के अंदर कंपैरिजन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हम देखते हैं कि एलोपैथी के अंदर हमें अगर बुखार होता है, हमें फ़ौरन से एक टैबलेट ले लेनी है और वो बड़ी आम कॉमन टैबलेट है और पेन किलर जो है, पेन किलर्स हैं और फिर वो बुखार भी उतर जाता है और रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन जब हम जाते हैं होम्योपैथी के अंदर तो एक बुखार के लिए भी हम ऐसे ट्रीट हो रहे होते हैं कि 1, 2, 3 दिन हमें लगता है, तो स्लो प्रोसेस है। तो स्लो प्रोसेस की वजह से तो क्या हम इस इलाज से, तरीक़े इलाज से दूर होते जा रहे हैं? नहीं, ये भी मिथ है। अच्छा, मैंने तो सेकंड में लोगों का पेन जाते देखा। अच्छा, होम्योपैथी में जी होता ये है बिलाल के, देखें जब आप कंटेमिनेटेड आएंगे, आप इवन के एलोपैथ्स के बाद भी जो कि कहते हैं कि जी ऐसे काम होता है, सही। तो उठाए ना किसी ड्रग एडिक्ट को जो कि रोडों पे बैठे में और करें ना सही उसको एक इंजेक्शन में, तो आप तो कहते हैं यार हम ग्रेजुअली टेपर ऑफ करते हैं उसको, वही अफ्यूम देते रहते हैं, फिर जाके होता है। तो समझ में आ गई ना कि जो क्रोनिक चीज़ है। अच्छा, हमारी कौम के साथ मसला ये है कि हम देख के बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, हम पढ़ के बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सही बात। देखें, पढ़ने में और समझने में फ़र्क है, इसी तरह सुनने में और हुस्न समात में फ़र्क है। सुनने में क्या है कि बस सुना और निकल गया, हुस्न समात क्या है कि वो जब आप घर भी जा रहे होंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में वो बात गूंज रही। मैं यहाँ पर कता कलामी की माफ़ी चाहूँगा, एक चीज़ आपकी बात से ऐड कर दूँ क्योंकि आपने इतना ज़बरदस्त जुमला इस्तेमाल किया, हुस्न समात। हम आज के दौर में किसी की बात सुनते नहीं हैं, बल्कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उसकी बात ख़त्म हो तो हम जवाब देने के लिए सुन रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वो यही है ना। हमारे तो बुजुर्गों ने बताया कि जब तुम कहीं जाओ तो अपने आप को बिल्कुल सिफर कर दो। सही बात। जस्ट बी अ गुड लिसनर। एग्जैक्टली, और जब आप जाएंगे तो आपको वो चीज़ हजम होगी भाई, वरना वो आपके बिल्कुल टॉप पे पड़ी रहेगी और आप वोमिट करना शुरू कर देंगे थोड़ी देर में सवालात की सूरत में। सही बात है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ ये एक मिथ है कि हम जल्दी काम नहीं। मेरे पास जो है वो नौमौलूद 10 दिन के बच्चे लोग गोदों में लेके आते हैं। अच्छा, ठीक है सर, और मैंने तो टेस्टिमोनियल्स भी रखता हूँ ना अपने पास लोगों को सुनाने के लिए। 17 वोमिट हो रही है दिन में, बड़े अस्पताल से लेके छोटे अस्पताल, और एक टेस्ट ऐसा हुआ जिसमें 15 दिन का वक्त लिया गया। तो सोचा एक्सपेंसिव कितना होगा, ज़्यादा। उल्टी नहीं जा रही। मेरे उनको किसी ने बता दिया भाई आप इन साहब के पास चले जाए, मेरे पास तशरीफ लाया, 1 साल पुरानी बात है, बच्चा मैंने दवा दी, फिर वो लोग गायब हो गए। अच्छा, मेरी आदत है मैं थोड़ा सा लोगों को फॉलो बना लेते हैं, कनेक्ट ले। अचानक से वो 1 साल बाद फिर सामने आए, वो आ गए। हाँ, और मैंने अपना एक कोर्स डेवलप किया होता उसी ज़माने में, पीडियाट्रिक्स का मैं पढ़ा भी रहा था, होम्योपैथी के बच्चों को। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ, कह रहे हैं अली भाई वो शायद रात की 1 डोज थी या बमुश्किल सुबह की 1 डोज थी, तो उल्टी तो गायब। अच्छा, तो मैंने कहा 2 डोजेज में, मैंने कहा रिकॉर्ड करवा दो यार, लोग यकीन नहीं करते। तो मैंने कहा और तुम इसमें बताओ, तो मैंने कहा और आज कैसे, कह रहे आज तो वैसी वो कुछ खारिज खारिज उसके लिए आए, वो तो मामला गया। अच्छा, माशाल्लाह, 1 साल हो गया उस मामले को। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी यहाँ पर कि जैसे हम बॉडी पेन हो रहा है तो हमने कोई स्कैन करवा लिया, हमारा डायग्नोसिस हो गया। मेंटल हेल्थ के लिए अगर हम देखें तो कोई ऐसा सच स्कैन्स नहीं होते, लोग आपके पास आते होंगे, बहुत सारे पेशेंट्स होते होंगे, डिफरेंट तरह की इलनेस होती है, मेंटल इलनेस भी बहुत तरह की होती है, तो आप किस तरह से उसकी मेंटल कंडीशन को डायग्नोज करते हैं और फिर किस तरह उसको ट्रीट करते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका तो 3 चीज़ों पे तो ज़रूर एज अ होम्योपैथ जो है ना कमांड होनी चाहिए। एक वो फिलॉसफी जो हनीमैन बता के गया, ठीक है, हाउ टू ट्रीट अ पर्सन, हाउ टू डायग्नोस अ पर्सन, और हाउ टू डील विद इट, और कितनी दवाई देनी है। यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात बताऊँ, हमारे यहाँ मिनिमम डोजों पे सही किया जाता है। अच्छा, आज अक्सर ऐसा हो रहा है कि अक्सर लोग जो है वो अब्यूज़ ऑफ मेडिसिन से ख़राब हो रहे हैं, यूज़ ऑफ मेडिसिन से नहीं हो रहे हैं। अब मेरे पास लोग आते हैं, मैं कहता हूँ देखें डॉक्टर साहब ये आपने 2 बॉटल्स दी, मैंने कहा जी एक तो समझिए कि ये क्लिनिक है, किरियाना नहीं है। सही बात है। आप दवाई लेने आए, राशन लेने नहीं आए। आपको आदत हो गई है, मेरी इस पर गलती नहीं, और मैं वो कर भी नहीं सकता कि मैं आपको एक थैला पकड़ा दूं 5000 रुपए का। मैं आपको उतनी ही दवाई दूंगा जितना मेरे मास्टर ने मुझे बताई, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ाक़ा। कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ एवरी मेडिसिन, अगर मैं मटीरिया मेडिका अपना खोलूं और आपको पढ़ाऊं कोई एक मेडिसिन, आप कहेंगी डॉक्टर साहब ये तो प्योर जो माइंड सिम्टम लिखा हुआ है, ये मेरी दोस्त है ऐसी एक, और इसके साथ जो ये इसके मसाइल लिखे हुए ना है, माइग्रेन, ये सब
अब एक होम्योपैथ के दिमाग में अगर वो दवा है तो वो अगर उसको दी, आपको मैं बड़ी अजीब बात बताऊं, कॉम्प्लेक्शन तक का जिक्र है कि इस दवा का पेशेंट डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा या फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा। देखिए कितनी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं एक टेलर मास्टर हूँ, मैं एक जो हूँ डिजाइनर अप्रोच के साथ चलता हूँ। जब तक मैं पूरा नाप नहीं लूंगा तो मैं आपको एक अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। 2 खवातीन आई, बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक वो है। एक से मैंने पूछा, अच्छा अब उसको एलिमेंट क्या है, वो बहुत सारी चीजें हैं, गायनी से रिलेटेड भी है। लेकिन अब जब मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ कि अच्छा वो जो आप वहाँ रहती थी और आप अब तशरीफ ले आई यहाँ, वो जो पुराना जो सब कुछ हुआ वो क्या आप भूल गई? तो ऐसे देखती है मुझे और कहती है डॉक्टर साहब, आई कैन नॉट फॉरगेट एंड आई कैन नॉट फॉरगिव। सही बात। अच्छा वही फॉरगिवनेस से भी आपके अंदर एलिमेंट्स तो ये एक दवा की पिक्चर आ गई कि एक ऐसी खातून है जो कि आज भी उसने दिल में रखा हुआ। ठीक है, एलिमेंट्स वही है। एक और खातून आई और वो कहती है अरे डॉक्टर साहब वक्त गया, बात गई, मैंने माफ कर दिया, दवा चेंज हो गई। तो हमारे यहाँ जो दवाइयाँ 200 साल पहले प्रूव हुई हैं, वो इमोशंस भी उसमें लिखे गए हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग था। वहाँ पे तो रैट्स के ऊपर होते हैं ना, वो इफेक्ट करती हैं आपके जिस्म में जाकर। एग्जैक्टली जैसा आप सोच रहे होते हैं, जैसा प्रिटेंड कर रहे और होते हैं। इसमें भी अगर हम डीपर लेवल पे जाएंगे, जिसका मैं हल्का सा आपको सिर्फ एक साइड दूंगा, उस पर बात करेंगे तो बहुत टाइम निकल लेगा। एक बड़ी अजीब बात है जो कि मुझे अब सीखने को मिल रही है, आपके जिस्म में हर ऑर्गन का जो एक कनेक्शन है ना, वो डिफरेंट इमोशंस के साथ है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास अगर एक ओवेरियन कैंसर की मरीज आती है तो उसकी हिस्ट्री में जरूर सेपरेशन है बच्चे से। ओह यस, एग्जैक्टली। कितनी अजीब बात है वाकई कि या तो उसका बच्चा बहुत ही जवानी में जुदा हो गया होगा, या एबॉर्शंस हुए होंगे, या छोटे में खत्म हो गया होगा। तो अब आप देखें ना कि ओवेरियन, बच्चे का सेपरेशन, कैंसर, कि वो जो गम था, गम ने आगे उसने उस स्पेसिफिक जगह को तंग किया जिससे रिलेटेड वो गम था, जो दोनों का मीडियम था। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी तरह मेंटल इलनेस से रिलेटेड कुछ डॉक्टर्स ऐसी दवाएं देते हैं जो कि लाइफ टाइम होती हैं, तो क्या यहाँ पर होम्योपैथिक में भी लाइफ टाइम? कोई लाइफ टाइम का सिलसिला नहीं। यही तो मैं मालूम करना चाह रही थी, क्योंकि वो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। वो तो फार्मेसी को सेल करने वाली बात हो गई ना, लेकिन आप लोगों के हमें अल्लाह ताला ने बेसिकली बनाया था प्लांट से बनी हुई चीजें खाने के लिए, प्लांट से बनी हुई चीजें खाने के लिए। हमें अल्लाह ताला ने प्लांट में बनी हुई चीजें खाने के लिए नहीं बनाया था। बहुत ही गहरा जुमला, बहुत जबरदस्त। प्लांट जो इंडस्ट्री, तो आज क्या हो रहा है, हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो कप केक्स और ये सब हम चीजें खिला रहे हैं अपने बच्चों को, और हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब ये क्यों बीमार पड़ रहा है, क्यों इतना एग्रेशन आ गया, क्यों इतना ये औरत जो है गुस्सा कर रही है, क्यों ये मर्द इतना चीजों में तोड़फोड़ कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम उसको केमिकल प्रोडक्ट खिला रहे हैं। आप नेचुरल तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरल डिजीज का शिकार होते हैं, तो आप नेचुरल चीजों से इलाज करें ना उसका। हम क्या करते हैं, हम केमिकल से करते हैं। तो फिर पता है क्या होता है, फिर होता ये है कि देन यू आर सफरिंग फ्रॉम द मेडिसिन डिपेंडेंट डिजीज। वेरी गुड अली भाई, ये टॉपिक जो है मैं चाहूंगा इसके ऊपर एक आखिरी कमेंट भी दे लें आपसे, फिर मैं जरा सा स्विच करना चाह रहा हूँ एक जगह पर ना। होम्योपैथी इस वक्त द कैमरा इज़ योर्स, और जो लोग इस वक्त, आपने जैसे नेचुरल चीज़ों की बात की, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आप उस डाइट सेक्शन पर आ गए जो आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। हम रात में एक मोबाइल ऐप के ज़रिए जो है वो चीज़ें मंगवा लेते हैं, फिर हम रात भर बैठकर जो है वो उसी बिस्तर के ऊपर जहाँ खाना है, जहाँ सोना है, वहीं बैठकर खाना खा रहे हैं। तो हमारे हार्मोन्स के अंदर एक चेंज आ रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेपरेशन भी हो रही है, डाइवोर्स भी हो रही हैं, एग्रेशन भी आ रहा है, एब्यूसिव लैंग्वेज भी आ रही है, बच्चे भी जो है वो नाफरमान हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, आपके इमोशंस जो हैं वो बड़े उतार चढ़ाव का शिकार है। होम्योपैथी के अंदर इसका इलाज है, और अगर है तो होम्योपैथी को क्यों चूज़ किया जाए? देखिए जी, मैं इसमें बड़ा सिंपल सी एक बात करता हूँ कि सबसे पहली बात तो मैं अपने नाजरीन से ही करना चाहता हूँ कि मैं कोई एलोपैथिक या एनी काइंड ऑफ अनदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के खिलाफ नहीं हूँ। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम कर ही नहीं सकते ना, हर किसी का अपना डोमेन है। मैं ये कहता हूँ कि हम क्यों नहीं इंटीग्रेटेड वे में काम कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। अब जैसे एक शख्स आया मेरे पास और उसकी वालिदा ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का शदीद दांत का दर्द है और इसके लिए आप कोई दवा दे दें। मैंने एक और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई थी, उसने भी दवा दी थी, फायदा हुआ था। तो मैंने जब देखा तो उसके कैविटीज थी,
मैंने कहा कि मेरी बहन ये दवा ले लीजिए, सुबह डेंटिस्ट के पास जाइएगा। देखिए ना, ये भी तो तरीका होता है। दिस इज द अप्रोच। बिल्कुल। हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ जो होम्योपैथ्स बन के निकल रहे हैं, उनका जो मैच्योरिटी लेवल है, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट मोस्ट ऑफ देम, उनकी जो अप्रोच है ना वो बड़ी टारगेटेड और बड़ी बहुत ही कंफ्यूज्ड अप्रोच है। वो बहुत ही एक बस एक उस जिसको कहते हैं ना कि एक छोटे से सांचे के अंदर ही बस एक अपनी खानका, एक अपनी मस्जिद बना के बैठे हैं। सही बात है। हमने ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में कोऑपरेशन के लिए भेजा था, हम कंपटीशन में लग गए। बहुत ही बहुत अच्छी गहरे बात जुमले आप की दे रहे जिस घर में कंपटीशन होगा मियाँ बीवी में, वहाँ मसला होगा, सही बात भाई है। बहन में, बॉस और अपने एम्प्लॉयज में। आपने शुरू में एक बात की थी, अली भाई हैं, इन्होंने ये किया। मैं बड़ी आजी से कहना चाहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरी टीम एफर्ट्स थी। हाँ। वो मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए थे, अच्छे असातिज़ा थे, तो मेरा आज नाम हो गया। यही तो आपकी खूबसूरती है जिसकी वजह से आज हम ये तारुफ कराने पे मजबूर थे। तो मेरी बहन ने जिस तरह से सवाल किया था, और आपने भी, कि होम्योपैथिक को मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल एक अच्छे फिजिशियन के पास जाइए। थोड़ा सा आप हर चीज़ में रिसर्च करते हैं, तो आप क्यों एक यूट्यूब की वीडियो देख के ऐसे निहाल हो जाते हैं कि जैसे इसने सब कुछ कर लिया। जरा जाके चेक करें उस आदमी ने क्या पढ़ा है, उसकी अप्रोच क्या है, फिर आप किसी के पास जाएं। अब कोई आदमी एक छोटा सा ठिया लेके बैठा हुआ है ना, उसकी डिग्री का पता है ना कुछ पता है। तो होम्योपैथी एक इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है, जो कि आज के ज़माने में इसको खुल के बयान करना चाहिए, इसकी साइंस के हवाले से, इसके इसके बारे में कोई डिग्री, कोई एग्जैक्टली हमने 4 साल का डिप्लोमा किया, विच इज DHMS, डिप्लोमा इन होम्योपैथी। इसके बाद होता है BHMS, बैचलर्स इन होम्योपैथी, एंड देन MD होम्योपैथ्स, अच्छा, जो कि बिल्कुल एलोपैथ्स के बराबर के होते हैं। वो इंडिया में और बाकी जगहों पे, हमारे अनफॉर्चुनेटली कराची में BHMS पे इतना काम नहीं हो रहा है, और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अच्छा। आपको ह्यूमन बिहेवियर का, आपको अगेन पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी का पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप क्या कर रहे हैं कि अम्मी से, अब्बू से 4 दवाइयाँ सुन ली, वही हम अपनी मासी को भी दे रहे हैं, वही सबको दे रहे हैं। मुझे US से एक खातून ने कहा कि ये दवाइयाँ बताइए किसी बच्चे के लिए, उसकी नानी ने। नीम हकीम बने हुए हैं, और तो इतना कैजुअल अप्रोच कर दिया। हमारे बॉस ने, हमारे मास्टर ने कहा था, शायद होम्योपैथिक इतनी साइंटिफिक नहीं है, लेकिन आर्टिस्टिक बहुत है। होम्योपैथी शायद पढ़ना आसान हो, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। बहुत। और एलोपैथिक पढ़ना मुश्किल है, उसको प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। फिक्स प्रोटोकॉल है, OPD में लोग बैठे हैं, सबको एक नुस्खा बना के थमाते रहो, और जाके चेक कर लो, सबके ऊपर आगे पीछे वही जेनेरिक्स लिखे हुए। एग्जैक्टली। और या ह्यूमन टू ह्यूमन आपने जो है वो अब मुझे तो कंपोजिशन चेंज पता करना है ना, मुझे तो ये चेक करना है कि यार इस सवाल पे इसकी आंख में आंसू क्यों आ गया, इसके पीछे साइंस क्या है, मेंटल डिसऑर्डर क्या है, सर, कौन सी दुखती रग आपने छेड़ दी। मेरे पास 70 साल से लेके 50 साल या 30 साल की भी खवातीन आई हैं, और उन्होंने घर जाके मैसेज किया, डॉक्टर साहब आज आपसे सिर्फ गुफ्तगू हुई है, और रात को मैंने ना दवाई नहीं खाई है नींद की। ये जरा मैं आपको माजी में लेकर जाता हूँ, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। लेकिन माजी जब खूबसूरत हो तो वो यादें हमेशा रहती हैं साथ, और आपने एक अरसा गुजारा है इस मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, और टॉप नॉच जो चैनल्स हैं, अगर हायरार्की देखें तो नंबर 1 चैनल, नंबर 2 चैनल, नंबर 3 चैनल, कोई ऐसे टॉप 3 चैनल्स नहीं रहे जिसके अंदर आपने ट्रांसमिशंस ना कराई हो, मॉर्निंग शोज़ का आगाज़ ना किया, और ट्रांसमिशंस के बानियान में से भी आप हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन। और बड़े बड़े जो होस्ट, जो बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, उनके साथ एक अरसा दराज से रहे, और काफ़ी यादें होंगी, काफ़ी बातें होंगी। हम उस तरफ तो नहीं जाते, अगर आप चाहें तो जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं हमेशा जो बड़े खूबसूरत मेरे गेस्ट आते हैं ना, मैं उनसे 3 सवाल करता हूँ। तो अली भाई से आपसे इजाज़त है, मैं वो 3 सवाल करना चाहूँगा। क्या पाया, क्या खोया, और क्या सीखा? सईद अली इमाम ने। पहली चीज़ तो मैंने ये सीखी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको ये ज़ुबान दी है ना, इसको बराए मेहरबानी 2 मिनट का पॉज दे दिया करें कुछ भी कहने से पहले। हो सकता है ये चीज़ जो निकली है ना, ये किसी के दिल को डैमेज कर जाए। सही बात है, लेकिन इसके लिए इतना पेशेंस, इतना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड वो कहाँ से लाएं? अपब्रिंगिंग है उसके अंदर, अपब्रिंगिंग है, आपका अपना मिजाज है, आप किन चीज़ों से गुजरे हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है एडिड होती हैं। दूसरी चीज़, मेरा कोई इख्तियार नहीं है कि एक शख्स जिसने यहाँ पे लाके अभी थोड़ी देर पहले पानी रखा था, या जिसने मॉप किया था, मैं उसको 5 लोगों के सामने बेइज्जत करूँ। मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर मुझे उससे कोई शिकायत है तो मुझे 1 on 1 उससे अकेले जाके बात करनी है।
तो किसी की ह्यूमिलिटी सही बात है। को चैलेंज करना, किसी को बेइज्जत करना, ये मेरा काम नहीं। बिल्कुल। नंबर 2। नंबर 3, जो तुम्हारा दिन गुजरने वाला है उस दिन तुम अगेन अपने आप को एक बिल्कुल जीरो आदमी समझो और उस चीज को लर्न करो, चाहे वो ये बच्चा बता रहा हो चाहे आप बता रहे हो। जब तुम्हारे अंदर ये थॉट आ जाएगी कि तुम बिल्कुल से आज भी बिल्कुल से एक नए बच्चे की तरह इस दुनिया के अंदर आए हो, तो तुम्हारे अंदर सीखने की तमा पैदा होगी, जिसको हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि तमा ना करो, यानी कि एक तो ये मत करो कि तुम्हें बहुत कुछ मिल जाए तो मना ना करो, यानी कि जो दे रहा है उसको मना ना करो, और जब आ जाए तो जमा ना करो, बांट दो। वाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब। तमा ना करो, मना ना करो, जमा ना करो। बहुत जबरदस्त। अच्छा अली भाई, मीडिया का दौर 2 दहाइयों का अरसा, जी हाँ, और इससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। जी, ये जी। 20 साल का अरसा। आज आप पढ़ा रहे हैं मीडिया एथिक्स जी, कि क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या इखलाकियात होनी चाहिए, सब कुछ है एक एंकर के अंदर, एक होस्ट के अंदर। आपने तो होस्ट तैयार किए ना, आप तो यू आर नॉट अ किंग, यू आर अ किंग मेकर। तो ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ ना, मैं तो जानता हूँ ना, मैं इनको जानता हूँ, बहुत पुराना जानता हूँ कि ये अली हैं, छुपे हुए इनके अंदर एक वली हैं। अली भाई, सवाल ये है, आज के जो एथिक्स हैं वो आप पढ़ाने की अब ज़रूरत पड़ रही है। पहले के जो होस्ट एंकर्स हुआ करते थे उनमें एथिक्स होते थे, आज के अगर कंपैरिजन करें? बिलाल भाई, अगर एथिक्स कम भी होते थे ना, मैं वर्ड यूज करूंगा, कम भी होते थे, तो एक कंट्रोलर जरूर होता था जो कि डंडा लेके खड़ा हुआ होता था। आज वो नहीं है यार। वो अब्बू वाली फील देते थे, हर चीज पे डांटते थे। वो नहीं है। आज जो है एक अजीब माहौल है कि जिसके अंदर जब हम कैमरे के सामने बैठ गए तो अब जो मुंह में आ रहा है वो आप बोल दीजिए। उसका कोई होमवर्क नहीं है, उसकी कोई रिसर्च नहीं है, उसकी कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कैसे लफ्ज़ की अदायगी है, कब मैंने स्पेस देना है। अब हमारे यहाँ क्या चीज़ क्वालिटी तसव्वुर की जाती है कि जो बोल रहे हो उसको बीच में तुम इंटरप्ट कर दो। सर, वो इंटरप्ट करने के लिए जो है ना, इंटरप्टिव फीडबैक आपके कान में लगा, वो यहाँ पे नहीं है। वो आपने होस्ट को, अपने गेस्ट के साथ नहीं करना, वो प्रोड्यूसर और आपका ताल्लुक है। बिल्कुल सही बात कि वो आपको इंटरप्ट करेगा। अच्छा, हमें पता है क्या सिखाया गया था? अली इमाम साहब, अगर आपने इंटरप्ट करना भी है ना, तो यू हैव टू फाइंड द सेकंड बिटवीन द टॉक। अब बिलाल भाई बोल रहे हैं, जी मैं अली इमाम साहब को बुला रहा हूँ, उधर सर वक्फा। अरे भाई, वो बोल रहा है, वो डिस्टर्ब हो गया। यू हैव टू वेट फॉर द पॉज। सही बात है। और दूसरा ये है कि आपने उस पॉज के अंदर वो शॉर्ट चीज सोच के रखनी है। बिल्कुल, ब्रेक दोनों काम 5 मिनट का वो ना सब ब्रेक, या सब 5 मिनट। अब वो समझ अच्छा गया, अक्लमंद Thinking एंकर process है, मुतासिर होस्ट है, वो होता है। समझ जाएगा 5 मिनट ब्रेक का ही कह रहा है वो, क्योंकि वो आज पहले दिन नहीं है, हमारा आपका ताल्लुक 2 महीने का है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एथिकल इश्यूज तो यार शुरू से थे, सही बात है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो एक एडिटोरियल कंट्रोल था ना, और खास तौर पे जब डिजिटल आया, तो आप देखें ना कि किस बेलगाम तरीके से- घोड़ा बन चुके हैं आप। कोई क्राइटेरिया नहीं है ना बिलाल, कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मोइन अख्तर साहब की एक बात जिसको मैं हर जगह आज भी बारहा रिपीट कर चुका हूँ, कि वो फरमाते थे, मरहूम अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद करे, आमीन आमीन आमीन, कि मैं इस चीज़ से इख्तिलाफ करता हूँ कि जब चैनल वाले ये कहते हैं कि हम वो दिखाते हैं जो कौम देखना चाहती है, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। जो तुम दिखाओगे लोग वो देखेंगे, वही बिकेगा। यू हैव टू डेवलप द टेस्ट। तो जब सब मैकडोनल्ड scripted शुरू में है। नया आया तो फिश बर्गर को नॉर्थ इस्लामाबाद में हमारे ब्रांच खुली थी, सबसे बड़ी लाइन लगी हुई होती थी। तो लोगों ने, अरे यार ये तो वो एक सिरप का नाम लिया, जी, अरे जी, ये तो जी, उसका जी। अल्कोहल का टेस्ट जी है। जी जी जी। तो फिर टेस्ट डेवलप कर दिया, तो फिश बर्गर उनका मिलता ही नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि अब क्या हो गया कि जैसा किरदार वैसा परस्तार। आप अच्छी बात करेंगे ना तो परस्तार ज्यादा थोड़ी होंगे। जब आप उठ बैठ के आप इधर उधर की आप हाकना शुरू कर देंगे, किसी को नचवा देंगे, आप देखिए आपकी रैंकिंग कैसी जाती है। सही बात। आप देख रहे हैं, पिछले रमजान एक रमजान ट्रांसमिशन आप कराया करते थे और अरसे दराज से कराया, फिर पिछले से पिछले साल और हमारे यहाँ अरसे बिलाल तक भाई कराई। एक चीज जो बड़ी खराबी आई ना, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा प्लीज सबको। प्लीज प्लीज। वो पता है कब आई? जब GRPs का चक्कर शुरू हुआ। और इसी तरह YouTube में शुरू में व्यूज नहीं थे, सिर्फ लोग वीडियो बना के डालते थे। अच्छा। तो लाजमी था, जब व्यूज नहीं थे तो बार बार जाके चेक भी नहीं करना होता था। जो अच्छी चीज है वो बना के डालते जाओ, लोग देखते चले जाएंगे, तुम्हारे बिल्कुल व्यूज ठीक बढ़े है। जाएंगे। अब आज हमने व्यूज के चक्कर में, GRPs के चक्कर में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी कि हम कंटेंट से हट गए, हम बेसिक्स से हट गए, और हमने ऐसी ऐसी चीजें हर दिखा दूसरा दी। इन्फ्लुएंसर बन रहा है।
अब क्या हो गया कि वो फिर वही है कि आप जैसे आप बैठे हुए हैं तो वैसे ही सामने परस्तार भी बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अली भाई, वक्त दामन जो है वो बिल्कुल जी, सुखड़ जी, चुका है। दामन है वक्त में जो गुंजाइश थी, मुझे पता था कि जब ये बातें शुरू होंगी तो ये दूर तक जाएंगी और दामन सुखड़ जाएगा। दो सवालात हैं, मैं चाहूँगा कि दोनों को आपके सामने रख दूँ। एक, सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपने इस इंडस्ट्री का कौन सा देखा जो तैयार किया, इस पर मेहनत की हो और जिसने आपको उसी तरह रिस्पॉन्ड किया हो, आपकी हम आहंगी हो, आपका उसका ऑरा मैच हुआ हो, जिससे दिल लगी भी हो, वो प्रोडक्ट कौन था? आप होस्ट की बात कर रहे हैं? जी। वो तो नो डाउट डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब थे। अच्छा, आमिर लियाकत साहब हमेशा, आपने माशाल्लाह उनको मैं जरा ऐड कर देता हूँ इसमें। आमिर लियाकत साहब बड़े दिल के करीब भी हैं और उनसे जो है वो एक दिल लगी है। हमेशा आपका नाम जो है वो ज़बान पर रहता था ट्रांसमिशन के अंदर, अली इमाम, अली इमाम, अली इमाम, इतना ट्रांसमिशन के अंदर नाम पुकारा करते थे कि लोगों को इश्तियाक होने लगा था कि भाई ये मॉर्निंग शो के अंदर अली इमाम का नाम आ रहा है, रमज़ान ट्रांसमिशन में अली इमाम का नाम आ रहा है, गेम शो इनाम घर में अली इमाम का नाम आ रहा है। तो दिल लगी तो थी, बहुत थी। और यहाँ पे मैं एक और नाम ऐड करना चाहूँगा। मेरा बड़ा भाई है और वो भी मेरे दिल के करीब है, उसका नाम है अब्दुल वहाब। हाय 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 हाय, ठीक है, अब्दुल वहाब शेख, ही इज़ द वन। हम दोनों ने बड़ा साथ काम किया। कभी वो मेरे कंधे पे हाथ रखता था, कभी मैं उसके। तो ये बड़ी ज़्यादती होगी कि आज मैं उसका नाम ना लूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उनका राइट हैंड था तो वो लेफ्ट हैंड था, या अगर मैं लेफ्ट था तो वो राइट था। तो हम दोनों डॉक्टर साहब के लेफ्ट राइट होते थे और हम दोनों उनके साथ साथ होते थे। और मज़े की बात यह है कि डॉक्टर साहब का जो टेम्परामेंट था वो एक इंटायरली डिफरेंट लेवल का था। और मैं एक अजीब चीज़ सोचता हूँ कि अल्लाह पाक ने कहाँ से हम दोनों को, यानी कि मैं, मेरा टेम्परामेंट, और सोचे कि मुझसे भी कम अब्दुल वहाब का। जी जी जी, यानी कि उसको गुस्सा नहीं आता। आलिम ऑनलाइन जब शुरू हुआ वो आप ही ने? जी हाँ, आलिम ऑनलाइन शुरू हो चुका था जब मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। आलिम ऑनलाइन अगस्त में शुरू हुआ था, उसके बाद रमज़ान आया तो आलिम ऑनलाइन शुरू हुआ शाम को 6 बजे। और मैं दिसंबर में आया तो मैं एज आ बिल्कुल इंटर्न आया था। मुझे पहला दिन जो है वो फ़ोन के ऊपर बिठा दिया था चौकीदार के पास। अगेन वो हम जाएंगे तो एक बड़ी लंबी स्टोरी, बहुत ही कम वक्त रह चुका है। हाँ। जो पूछना था वो मैं पूछ चुका। अच्छा एक प्लीज एक सवाल और मैं कर दूं, आपसे इजाजत है। ऐसा प्रोडक्ट दोबारा पैदा हुआ या दोबारा आप देखते हैं किसी को? यार है किसी में? डॉक्टर साहब मरहूम अल्लाह पाक गरी के रहमत करे, एक बात कहते थे कि अली इमाम आमिर लियाकत जैसा तो नहीं आएगा। हो सकता है कोई उससे कम हो और हो सकता है कोई उससे और बेहतर आ जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम है, वल्लाहु आलम। तो वो हमेशा कहते थे कि यार देखो, हर चीज की जो है ना वो कॉपी है इस दुनिया में, कोई चीज नई नहीं है। अच्छा, तो मैं भी किसी पहले कोई आदमी आया होगा जिसकी कॉपी हूँ, बिल्कुल ऐसे, और उससे हो सकता है रिफाइन हो, और हो सकता है मेरे बाद कोई मजीद रिफाइन आ जाए या थोड़ा सा, लेकिन वही बात उनके जैसा ऑरा नहीं आ, हो ही नहीं सकता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती तरीन वक्त हमें चुराने का मौका दिया और आज ये मेडल भी छाती पर लगा दिया है कि हमारे खूबसूरत से पैनलिस्ट और गेस्ट अली इमाम जो है वो इस सोफे पर बैठे हुए हैं। वक्त ख़त्म हो चुका है। हमारे खूबसूरत से गेस्ट को दीजिए इजाज़त और हमारी खूबसूरत सी जो को होस्ट है उनको भी दीजिए इजाज़त, और मेरी पूरी टीम को जो बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। और आखिर में एक जुमला ये कहूँगा कि पाकिस्तान को ज़िंदा रखने वाले इदारे और वो लोग और पाकिस्तान ये हमेशा कायम और दायम रहे और आबाद रहे, क्योंकि जिस तरह से जंग को अमन की तरफ लेकर आने में पाकिस्तान का किरदार है, फिर उस जंग को जीतने में भी किरदार है जो पिछले साल लड़ी गई थी। इसी तरह जो आखिरी वक्त आता जा रहा है ना, तो आखिरी वक्त में भी आप देखेंगे अल्लाह ताला पाकिस्तान का वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार दिखाएगा, जिसके लिए 1990 के अंदर और 80 के अंदर कुछ ऐसे आलिम दीन हैं जिन्होंने नबी सुना दी थी। बहरहाल प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है, बहुत सारी बातें, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था अली भाई के उस टॉपिक को लेकर। दीजिए इजाज़त, फिर कल हाजिर होंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। कल का जो टॉपिक है वो ज़रा सा जेंजी से रिलेटेड है, तो जो जेंजी हमारी ब्रीड है ना वो ज़रा एक्टिव हो जाए कल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।